हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इससे पहले हमने बिहार एसएससी सीजीएल 3 में जो भी टॉपिक्स पूछे गए थे उनका मैंने लिस्ट आप लोगों को दिया और उसी बेसिस पर मैं टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। करीब 6 से 7 टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ और आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस में, आप पेपर देख लेना, मैंने एनालिसिस कराया था। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो मैं इंक्लूड करके आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले कि भारत एक राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 52 में कहा गया, अनुच्छेद 52 में कहा गया। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया, यह ध्यान रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 61 तक आता है। 52 से लेकर 61 तक आता है, 62 तक नहीं, 61 तक आता है। ध्यान रखिए, 61 तक आता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देश के संवैधानिक प्रमुख तथा कह सकते हैं राज्य का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो कि नामात्र, यानी कि नामात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 74 में आपने ये देखा होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं, सैन्य प्रमुख यानी कि सुप्रीम कमांडर होते हैं, सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के ये कुलपति होते हैं राष्ट्रपति। अब इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख जो अनुच्छेद हैं जहां से पूछा जाता है हमेशा प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। प्रमुख अनुच्छेद, और एक ट्रिक है आप याद कर सकते हो, राष्ट्र कानून का या शर्तों से महान, ये आप ट्रिक याद रखो। अब इस ट्रिक को आप थोड़ा सा तोड़ोगे अच्छे तरीके से, आपको सब कुछ क्लियरली निकल जाएगा कि 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है। तो हम एक एक करके सभी कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया। ठीक उसी तरह से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वो 53 में कहा गया। निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 54 में है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो 55 में कहा गया। पुनर्निर्वाचन कार्यकाल के बारे में बात कही गई है 57 में। राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो 58 में। पद के लिए शर्त 59 में। और राष्ट्रपति का जो शपथ है वो 60 में, और महाभियोग जो इन पर लगाया जाता है वो 61 के अंतर्गत आता है। तो ये सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी योग्यता से रिलेटेड, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र या फिर उससे अधिक हो सकते हैं। ठीक है। लोकसभा सदस्य की योग्यता उनके पास होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ पे पेपर में आपसे राज्यसभा करके कथन में रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा, वो गलत होगा। लोकसभा सदस्य की योग्यता वो उनके अंदर होनी चाहिए। अब निर्वाचन मंडल की बात करें तो चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं कराया जाता, बल्कि एक विशेष निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा ये कराया जाता है। ये आर्टिकल 54 में कहा जाता है। ठीक है। जो आप यहाँ पे निर्वाचन मंडल देख रहे हैं आर्टिकल 54 में, तो वही बात कहा जाता है कि इनका जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष जनता द्वारा ना करके एक विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 54 में ये बात कही गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो इनके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं वो कौन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम वीडियो, ये याद रखिएगा। इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कह सकते हो कि संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक पॉइंट और लिख दिया ताकि क्लियर रहे। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कह सकते हैं निर्वाचित जो सदस्य तो वही भाग लेते हैं, यानी मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है। अब निर्वाचन प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 55 में कहा गया, तो यहाँ पे देखिए, निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। एकल हस्तांतरणीय मत के साथ के आधार पर यहाँ पे निर्वाचन होता है और गुप्त मतदान कराया जाता है। ये तीन चीज ध्यान रखना है। विजेता उम्मीदवार को कितना मत मिलना चाहिए, तो कुल वैध मतों का 50% प्लस एक वोट उनका होना चाहिए। कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पुनर्निर्वाचन के संबंध में अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका से बात करें तो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही होता है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं और ये जो पद है वो अमेरिका से ही ग्रहण किया गया। लेकिन भारत में कितनी भी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अच्छा, मृत्यु और इस्तीफा के संबंध में क्या होगा, तो या फिर महाभियोग चलाया जाए तो उस संबंध में इनका जो कार्य होगा वो उपराष्ट्रपति करते हैं। 5 वर्ष की अवधि समाप्त के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यह आर्टिकल 56 में कहा गया, ठीक है, 56 में कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि शपथ के बारे में। तो अनुच्छेद 60 में इनके शपथ के बारे में है और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये अपना शपथ ग्रहण करते हैं। त्यागपत्र अगर देना हो तो उपराष्ट्रपति को 56 फर्स्ट ए के तहत ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के संबंध में 6 माह के भीतर भरा जाता है। देखिए ऊपर मैंने लिखा था कि राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने वहाँ पे 52 से 62 तक लिखा था। तो 62 वाला जो बात है यहीं तक यही वाला आता है, लेकिन जनरली माना जाता है कि 61 ही आता है, क्योंकि 61 के अंतर्गत महाभियोग का जो बात है वो हम राष्ट्रपति तक रखते हैं। लेकिन 62 भी मैंने वहाँ लिखा है तो कोई गलत नहीं है, तो वो थोड़ा ध्यान रख लिएगा। वेतन अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए इनका वर्तमान वेतन है भारत के संचित निधि से जो कि दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया अगर हम ध्यान रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे समझिएगा। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी पूछा गया। किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, यानी लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। 14 दिन पूर्व इनको सूचना दी जाती है और कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्य द्वारा ये जो कि स्टार्ट होना चाहिए किसी भी सदन से। तो महाभियोग के संबंध में ये चीज इतना याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा जा सकता है कि इनकी जो शक्तियां हैं, जैसे विधायी भूमिका क्या क्या निभाते हैं, तो संसद के अंग होते हैं 79 के तहत। संसद का गठन होता है 79 के तहत, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, सरल, ठीक है, सरल के तहत आप याद रखते हो। संसद का गठन होता है 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81, ठीक है। तो संसद के ये अंग होते हैं 79। लोकसभा बुलाना और स्थगित करना इनकी विधायी शक्ति होती है, और ये किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। संयुक्त बैठक बुला सकते हैं 108 अनुच्छेद के तहत, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विधायकों पर सहमति की बात करें तो अनुमोदन को रोक सकते हैं, लौटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लौटा सिर्फ और सिर्फ बाकी विधेयक को कर सकते हैं, मनी विधेयक को ये लौटा नहीं सकते, मनी विधेयक नहीं लौटा जा सकता। वीटो शक्ति की बात करें तो इनको पूर्ण वीटो भी प्राप्त है, निलंबन वीटो प्राप्त है, पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर अपना वीटो इस्तेमाल किया था, ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट रहता है। अब आता है नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए न्यायिक शक्तियाँ जो है, न्यायिक शक्तियों की बात करें तो जिसमें क्षमादान की शक्ति आता है, जिसे लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं और प्रतिलंबन कर सकते हैं। इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा जिसपे आप बेसिकली समझ पाएंगे ये तीनों क्या होता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि प्रत्याहार क्या है, लघुकरण क्या है और प्रतिलंबन क्या है, ठीक है। और देखिए 2 अनुच्छेद और मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे कि आपातकालीन जो शक्तियां हैं, वो आपातकाल की घोषणा राज्यों में राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत होता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी विधि मामले में सलाह ले सकता है, ठीक है, सलाह ले सकते हैं। अब वो मानना ना मानना उनके विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन वो सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। अगर आपसे कुछ भी पूछे, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से यहाँ तक देखा है तो ओवरऑल आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए चलते चलते मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पर बोर्ड क्यूज देना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर आप लोगों को 4 क्यूज बोर्ड क्यूज के माध्यम से कराते हैं। उसका सारा डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पेमेंट करके जुड़ सकते हो। दिसंबर तक वैलिडिटी आपको रहेगी। अगर आप अभी जुड़ते हैं तो दिसंबर तक आप आराम से डेली बेसिस पर टेस्ट लगाओगे। होमवर्क देते हैं हम लोग और उस होमवर्क के थ्रू आप टेस्ट लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप डेली बेसिस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं।
तो बिना सोचे समझे जल्दी से फटाफट आप हमारे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, वहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।